परंपरा। समय हो चुका है, आप जुड़ चुके हैं श्रोतागण गीत नृत्य और परंपरा से, जो कि रेडियो मनोरंजन पे आपके लिए है। और हमारे साथ यज, अंजू, देव और दीपशिका की टीम भी जुड़ी हुई है, जो आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रही है। तो श्रोताओं, बात करते हैं आज गीत पर। गीत संवेदनाओं का शाश्वत माध्यम है। कला की दुनिया हो या फिर साहित्य की क्यों ना हो, किसी भी विधा में सबसे गहरा असर गीत ही छोड़ता है। शब्दों और सुरों के संगम न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं का दस्तावेज भी है। गीत की लोकप्रियता और सहजता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता, पर सामाजिक अभिव्यक्ति के साथ समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। आप सब सहमत होंगे। टेक्निक्स ने गीत संगीत को वैश्विक बना दिया है। गीत क्रांति का नारा, देश की एकता, किसी की धड़कन, चाहे सुख हो या दुख से जुड़कर साथ निभाता है। और दूसरे मायनों में समाज का आईना भी तो है। विरह का स्वर है तो आनंद का उत्सव भी है। फिल्मी गीतों ने तो हर युग में जनमानस को छुआ है। तो कहीं यही गीत सुर, ताल, आध्यात्मिक साधना के मार्ग भी खोलते हैं। तो फेसबुक से जुड़े श्रोताओं और हमारे साथ जुड़े रेडियो पर श्रोतागण, आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ और विशेष स्वागत करती हूँ आज की हमारी अतिथि भावना भानुजा कालिया चेटी जी, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिटिया आपका इस कार्यक्रम में। प्रणाम अंजू जी और सभी श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं और दर्शकगण जो हमें देख रहे हैं। और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी रेडियो मनोरंजन को, एमबीसी को, जिन्होंने मुझे सोचा और आज की मेहमान मैं हूँ। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। गीत से आप जुड़ी हुई हैं, संगीत से जुड़ी हैं, सुरों से, ताल से जुड़ी हुई हैं, पर इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप महात्मा गांधी संस्थान से ग्रेजुएशन तक इसकी शिक्षा पा पाई, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए। जी, वैसे तो पिताजी, मैं बिलोंग करती हूँ एक म्यूज़िकल बैकग्राउंड से, और पिताजी हारमोनियम बजाते हैं और भैया तबला बजाते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो नाना जी बहुत बड़े मतलब गमट में पार्टिसिपेट करते थे, और बाद में आंटी आई, मासी माँ जो है। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब मतलब बढ़ता गया, इसीलिए मुझ तक पहुंच गई जी। तो 6 साल की थी मैं, बस बैठी थी पापा के साथ, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि चले इनको तो वो तो सुर पकड़ रही है, तो क्यों ना कुछ गवाएं इससे। तो ऐसा ही शुरू हुआ, मतलब 6 साल की थी तब से, और अभी 27, तो अभी से मैं गा रही हूँ। और पिताजी और भैया का पूरा सपोर्ट रहा मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। तभी जाकर अभी 2024 में मैंने अपनी डिग्री है जो मैंने पूरी की है महात्मा गांधी संस्थान से। बहुत अच्छे गुरु से मतलब उनसे काम करने को मिला, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख पाई उनसे। उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी अगर वो देख रहे इस शो। तो यह सफ़र रहा मेरा। ज़रूर, चलिए, रेडियो से जुड़े हों चाहे फेसबुक से, आप सब तक आपने ये बताना चाहा कि परिवार में संस्कार ही ऐसे हैं कि वो गीतों से जुड़े हैं, नृत्य से जुड़े हैं और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। सुर ताल की परंपरा आपके घर में पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आप गुडलैंड्स की रहने वाली हैं, और कैसा लगता है आपको जब आप गीत गाती हैं? गीत जो है मेरे लिए अब तो जैसे रगों में बस गया है, तो इनके बिना जीवित रहना भी मुमकिन नहीं है। और मेरे लिए संगीत ये है कि एक महासागर की तरह है, जितना कि मैं डुबकी लगाती जाऊँ उतना मुझे गहरी मतलब कुछ ना कुछ सीखने को बहुत कुछ मतलब मिल रहा है रोज़, कंपेयर टू जो मैंने पढ़ाई भी की है उसके बावजूद, उसके अलावा और भी कुछ सारी चीज़ें मुझे मिलती है सीखने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि संगीत मेरे लिए मतलब मेरी ज़िंदगी से संगीत के बिना मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं देख पाती हूँ। आप नहीं देख पाती हैं। और ये आपने कहा कि आप
के साथ जुड़ा हुआ है, हर प्रकार से जुड़ा हुआ है। पर कोई अन्य गीत गा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी कि गीत के बिना जीवन साधना, चाहे वो भक्ति की साधना हो, चाहे प्रेम की साधना हो, सच्चा प्रेम भी तो संगीतमय होता है, क्योंकि धड़कनें जब धड़कती हैं तो वो भी एक संगीत है, श्वास लेते हैं तो वो भी एक संगीत है, एक सुर ताल लय है उसमें भी, क्योंकि वो प्रभु की दी हुई है। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो भी चीज़ आराम से मिल जाती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, पर विशेष प्रयास करें तो आप क्या कहना चाहेंगी कि गीत संगीत आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? रोज़ गोता खाना पड़ता है, रोज़ रियाज करनी पड़ती है, ये जो प्रैक्टिस आप करती हैं वो कितने घंटे के लिए होती है आपकी? नॉर्मली सुबह का समय जो होता है बहुत ही अच्छा होता है मंत्र साधना के लिए, कि जितनी कभी कभी उठते हैं 6 बजे तो कभी 7, जितने मतलब डिपेंडिंग ऑन माय लास्ट शो जो मैंने की है कितने बजे मैं भी घर पहुंचती हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन दैट मैं अपनी साधना करती हूँ, अपनी जप करती रहती हूँ अपने म्यूज़िकल नोट्स के साथ। अगर सुबह नहीं हो पाती तो दिन में कहीं ना कहीं मैं ढूंढती हूँ समय, लेकिन ज़्यादातर शाम में भी किया जा सकता है। जो सुबह कर रहे हैं वो शाम में भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह का करना भी उतना ज़रूरी है जितना कि मैं कह रही हूँ कि शाम का भी करना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं समय ढूंढना पड़ता है उस रियाज के लिए, तो उस रियाज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और मान लीजिए कि आप कहीं बाहर यात्रा कर रहे हैं या मॉरिशस में ही आपको 1 सप्ताह का समय नहीं मिला, तो क्या आप कुछ खोती हैं कि आपने रियाज नहीं किया या प्रैक्टिस नहीं की है तो कुछ गलत होता है या कि मुश्किल आती है आगे कुछ? जी, महसूस होता है कि संगीत जो है अगर हम उसको छोड़ते हैं ना तो वो हमें भी छोड़ देती है। इस तरीके का कोई भी कला हो, अगर हम समय नहीं ढूंढेंगे, एटलीस्ट मैं नहीं प्रैक्टिस कर पा रही हूँ लेकिन हमिंग जो है कहते हैं गुनगुनाना, तो एटलीस्ट उसको ढूंढना पड़ता है कहीं ना कहीं। कुछ भी आप करते हो तो कहीं ना कहीं वो 5 मिनट 10 मिनट तो निकल ही आता है। कभी कभी मैं गाड़ी चलाती होती हूँ तो तब भी मैं ढूंढ लेती हूँ, उसमें भी रियाज हो जाती है, रियाज होती रहती है। हाँ, होनी चाहिए। और ये साधना कितनी आवश्यक है कि जब आप अकेली हैं तो वो आपकी साधना चल रही है, पर अन्यों के साथ, जैसे आपने कहा कि आपके पिता हारमोनियम बजाते हैं, भाई तबला बजाते हैं, तो उनके साथ भी बैठ के आप रियाज करती हैं? जी, ये अलग है कि अपनी रियाज तो मैं अपना समय ढूंढ कर करती हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि अपना अकेले का तो समय निकल आता है, पर सबको साथ बैठना, परिवार पूरा है, मैं तो कह रही हूँ आपका पूरा परिवार ही संगीतमय है, जुड़े हुए हैं सब, कोई तबला से कोई हारमोनियम से, तो संगीत में परिवार में कब आपको समय मिलता है कि आप बैठ के वो अभ्यास कर पाएं? वो लगातार हर वीकेंड को होता है, सप्ताहांत में, क्योंकि भैया जो है वो काम करते हैं और सभी का जो समय होता है वो तो 4 बजे के बाद, ऑफिस आवर्स के बाद ही हमें प्राप्त होती है। कभी कभी शुरू करते हैं रिहर्सल 7 बजे तो चल जाता है 10 बजे तक। तो ये क्योंकि एक टीम वर्क है तो सभी की जो आइडियाज़ लेना बहुत ज़रूरी होता है, और मूड भी मूड होना चाहिए उसके लिए। डेफिनेटली। और टीम के बारे में बात करते हुए तो मेरी टीम जो 3 की थी अब वो 3 की नहीं है, बढ़ गई है। उसमें एक चाची है, उनका नाम देविका है, और एक बहन है मेरी उम्र की जो नाताली उसका नाम है, और भाभी जो शादी करके आई है वो भी जुड़ गई है। तो बहुत सारे मेंबर्स बन चुके हैं। अब जब रिहर्सल्स होती है तो उनके साथ भी होती है। और रिसेंटली हमने एक भाभी को ज्वाइन कराया ग्रुप में, वर्षा नाम है उनका। तो मतलब पूरी टीम बढ़ाने की कोशिश में लगी है। वो 1 से 2, 2 से 11 हो रहे हैं। हाँ, वही। 1 और 11, 1 से 11 की टीम बन रही है। Exactly. चलिए, बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। पर अब मैं श्रोताओं के लिए जो हमारे फेसबुक पर हमें देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, उनके लिए आप क्या सुनाना चाहेंगी? कृष्ण पर आधारित एक भजन भोजपुरी में है जी, और स्वरचित गीत है पिताजी द्वारा। और कुछ हमारे पूर्वज थे, दादा जिन्हें मैं कहती हूँ, 3 दादा थे हमारे साथ, दादा रमेश, दादा सोनू और दादा सूरज। तो उन्होंने बहुत साथ दिया हमें इस गीत को मतलब बनाने में जी। तो मैं वो थोड़ा सा टुकड़ा में सुनाना चाहती हूँ। जो कृष्ण, जो राधा होती है, वो कृष्ण की मुरली सुनकर वो उसके पैर थिरक रहे, वो उसको नाचने का मन हो रहा है, नृत्य करने का मन हो रहा है। चलिए।
जमुना तट पर कन्हैया के मुरली सुन सुन के, जमुना तट पर कन्हैया के मुरली सुन सुन के, राधा के जिया नहीं मानेला, हो जिया नहीं मानेला। जमुना तट पर कन्हैया के मुरली सुन सुन के, हाँ सुन सुन के। बहुत सुंदर आवाज़ और बहुत सुंदर संदेश भी है कि भगवान कृष्ण के लिए राधा कैसे पल पल वो विरह में जीती हैं अगर कृष्ण को नहीं पाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोताओं को भी आपकी आवाज़ सुनने को मिली। पर कैसे ये संस्कारों से जुड़ता है, कैसे हमारी संस्कृति में गीत महत्वपूर्ण है? गीत जो है, अगर हम मॉरिशस देश के बारे में बात करते हैं तो मॉरिशस तो बहुजातीय है और सांस्कृतिक भी है। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि पूरे वर्ष में हम देखते हैं कि बहुत सारे पर्वों में हम जुड़ जाते हैं। जैसे कि महाशिवरात्रि, होली आता है और अभी तो हम दीपावली मनाने वाले हैं। बिल्कुल, 2 दिन बाद। मेरे हिसाब से आप भी शायद सहमत होंगी कि संगीत अगर ना रहे इन सभी पर्वों में तो वो पर्व ही नहीं बनता है। तो उनका होना ज़रूरी है। तो वही से शुरू होती है, वही वो जीवित रहती है। चलिए, एक तो आपने बताया कि हमारे त्योहार पर्व में गीत आवश्यक है जी। अब मैं शादी पे आती हूँ कि शादी में गीत संगीत ना हो तो वो शादी अधूरी सी लगती है। आपका क्या मानना है? वही मतलब इससे भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद हल्दी विधि करती हूँ, हल्दी गीत गाती हूँ। और नेक्स्ट डे का शादी का दिन देखते हैं तो इमली घोंटा ये सब विधि होती रहती है जी। तो इसमें भी मैंने शुरुआत की है। मैं उसमें भी गाती हूँ। कुछ 3 या 4 साल हो गए हैं जब से मैं गाती। ये एक अन्य टोली के साथ जिनका नाम है गुरु सितारें टीम, उसके साथ मैं ये विधि करती हूँ, ये सब गाती हूँ। और यहाँ पे तो हमारी गीत गवाई धरोहर है मॉरिशस की, तो उसमें भी आप जुड़ती हैं? जी। शुक्रवार के दिन। और अभी तो कहते हैं कि केवल शुक्रवार ही नहीं बल्कि लगभग आजकल पूरे तो सप्ताह में भी शादी होती रहती है। तो मतलब जुड़ी हूँ जब है तो तभी हम जाते हैं। कुछ इस तरीके से। गीत, नृत्य और परंपरा। तो श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है और कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं गीत, नृत्य और परंपरा। तो हमारी बातचीत हो रही थी कि आप अपने पिता के साथ हारमोनियम पर और भाई के साथ तबले पर आप गीत गाती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि परिवार में नृत्य भी करती हैं, आपकी भाभी नृत्यांगना है, तो नृत्य में जुड़ने के लिए भी आपको विशेष समय निकालना पड़ता होगा कि आप उनके सुरताल के साथ वो कैसे पूरा अभ्यास बैठा सकती हैं, उसके लिए भी आपको समय निकालना पड़ता होगा। जी, पहले तो हमें मतलब जो वाद्य होते हैं हमें पहली रिहर्सल अपनी रखनी चाहिए कि हम म्यूज़िक को स्थित कर दें, म्यूज़िक को कि ये ऐसा होने वाला है तो फिक्स्ड कराते हैं। उसके बाद जो नृत्य कलाकार जो होती है वो उसमें मतलब अच्छे ढंग से वो फिर से अभ्यास करती हैं। अभ्यास करती है। पर ये आप अभ्यास कहाँ करते हैं, घर पर या क्या आपका कोई स्पेशल स्टूडियो है? वैसे घर में भी इनफ स्पेस है, लेकिन एक समाज है। बचपन से मैंने समाज में मैंने बहुत मतलब पार्टिसिपेट किया है, आर्य समाज जिसे कहते हैं। तो वो हॉल जो है वो पिताजी ही संभालते थे और अभी भी बहुत सारे अच्छे चाचा जो है वो संभाल रहे हैं। तो उनके मतलब वो हमारा, हम कह सकते हैं दूसरा घर है हमारा। तो वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस है, तो वहीं पे जाकर हम ज़्यादातर अभ्यास करते हैं। तो अब अभ्यास के साथ साथ कहीं आपको नहीं लगता कि आपको सिखाना भी है ताकि एक नई टीम खड़ी हो पाए, जो आप कर रही हैं वो आगे भी बढ़ता जाए, वो संस्कार परंपरा का रूप लें? जी, वही। तो जिस तरीके से परंपरा की बात हो रही है तो MGI को ही लेते हैं, तो वो भी एक व्यक्तिगत रूप से मैं देखूँ तो मुझे परंपरा ही नज़र आती है, क्योंकि कितने वर्षों से वो लोग यही सिखा रहे हैं, मौका दे रहे हैं दूसरों को कि आप वहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण करें। तो इस तरीके से मेरा भी नॉर्थ में जो मैंने देखा, अभी कोई जवान नहीं है
जो सिखा पा रहे हैं। शायद समय की कमी होती है लोगों को, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं, लेकिन शायद जैसे मैं कह रही हूँ समय के आभास। तो मुझे जो प्रोत्साहन मिल रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ। जी। हमें पता है कि समय की कमी होती है, कहते हैं कि समय नहीं होता है, लेकिन समय निकालना पड़ता निकालते हैं। तो अभी अभी रिसेंटली मैंने अपनी क्लासेस शुरू की, एंटाइटल लर्न म्यूज़िक विद एनआरबी अगेन, क्योंकि एनआरबी तो नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेस। तो बहुत सारे शिष्य आ रहे हैं, लगभग 30 स्टूडेंट्स हैं अभी आपके पास 30 जी 30 छात्र हैं स्टूडेंट्स आ चुके हैं जी। और किस वर्ग के छात्र हैं ये? छोटे हैं, बड़े हैं, या के अलग एज ग्रुप के हैं जी? बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और जो मिडिल एज के हैं वो भी आते हैं। बुजुर्ग भी सीखना चाहते हैं? जी। एक चाचा है 72 इयर्स के हैं जी, वो भी जानना चाहते हैं। कभी कभी उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखने का भी एक जी आनंदित रहना जी, भी उसमें शामिल है जी। कि आनंद के साथ व्यस्त रहें। वही बिल्कुल। हर किसी का, जैसे कहते हैं ना, हॉस्पिटल में अलग सी बीमारी होती है, तो इसी तरीके का जो जो हर कोई आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो अलग अलग मतलब अपनी अपनी बीमारियाँ लेकर आ रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रीट करवा रहे हैं जी। उसके हिसाब से कि क्या प्रॉब्लम्स है वो दूर करने आ रहे हैं हमारे तो यहाँ। ये तो आप एक थेरेपिस्ट भी हो गई। संगीत के माध्यम से आप उनके लिए थेरेपी का काम कर रही हैं। जी। तो ये संस्कारों में भी है कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना है। ये बहुत बड़ा एक संस्कार है, जी, विनम्र रहना। जी। क्योंकि संगीत जो है संवेदनाओं, भावनाओं के, आपका तो नाम ही भावना है, वो अपने आप में खूब सार्थक होता है कि भावनाएं हों तो कुछ ना कुछ सीखने का, चाहे वे गीत हो, संगीत हो या नृत्य हो, उसमें जुड़ता है। जी। तो यही मैं जानना चाह रही थी कि आपकी भाभी के साथ अलग से एक अभ्यास सेशन चलता है कि आप अभ्यास करती हैं उनके साथ? आप गीत गा रही हैं, आपके भाई यंत्र बजा रहे हैं और भाभी नृत्य कर रही हैं। जी, वैसे जैसे मैंने बताया कि और कभी कभी ऐसा होता है कलाकार का कि कभी कभी रिहर्सल्स नहीं भी होती है, तो जैसे ऑन द स्पॉट हमें अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि ये नहीं प्रैक्टिस किया तो कैसे करेंगे अभी, इम्प्रोवाइज करना। हाँ वही। तो बहुत बार ऐसा हमारी ज़िंदगी में हुआ, बहुत सारे ऐसे मौके आए कि हमने कुछ सीखा उससे भी, कि रिहर्सल ना करते हुए, लेकिन जो पिछले रिहर्सल्स होते हैं उसी के आधार पर होता है कि हम इम्प्रोवाइज़ कर पाते हैं बिना रिहर्सल। हो सकता है कि कभी कभी हुआ है कि 1 महीने तक हमने रिहर्सल्स नहीं किए साथ में, लेकिन अलग अलग, जो मैं कह रही हूँ, अपनी व्यक्तिगत रूप से वो लोग अपनी अपनी रिहर्सल्स करते हैं, अपने समय पर तो अपने जाकर अभ्यास कर रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है, तो साथ बैठो तो काम हो जाता है बराबर। प्रभु की कृपा माने या कि आपके अभ्यास और आपका निश्चय, कि आपने निश्चय किया तभी तो गा रही हैं। आपको संगीत के साथ प्रेम है, वो प्रेम की पूजा करना, यही हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि जिस भी काम को करो पूर्णतः करो, प्रेम से करो, भक्ति से करो। कोई भी सरल, घर में भोजन भी बनाते हैं तो अगर प्रेम से बनाया जाए तो उस भोजन में मिठास होती है। जी। चलिए हम बातचीत को जारी रखेंगे। एक फोन कॉल आ रही है। हेलो। नमस्कार दीदी। नमस्ते जी। मैं हूँ राधा मोचिदा से। जी राधा जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और जो बेटी आई हुई है भावना, उसको भी मेरा नमस्कार। प्रणाम। जी प्रणाम, आशीर्वाद। मैं कहना चाह रही हूँ कि ये इनका पूरा परिवार संगीत में जुड़ा हुआ है, संगीत से जुड़े हुए हैं जी। तो देखिए, संगीत जो है वो सरस्वती माँ की देन है, और जो लोग इसमें जुड़े रहते हैं, हम भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं जो हम जानते हैं बचपन से, चाहे वो रामायण पाठ हो, चाहे वो भजन कीर्तन हो, चाहे वो फिल्मी गाना हो। जो लोग संगीत में रहते हैं ना, उनका जीवन ही संगीतमय हो जाता है। बिल्कुल। वो कहीं भी रहते हैं, वो घर बा रहे हों, खाना बना रहे हों, बस में हों, कहीं भी हों, गुनगुनाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते ही रहते हैं। जी। हमारे साथ वो जुड़ा ही रहता है। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी कार्तिक मास चल रही है और दामोदर मास भी चल रहा है जी। तो मैं 2 लाइन कृष्ण भगवान पर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। अवश्य, स्वागत है। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु,
जिहवे पिबसामृतमेव तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार राधा आपको जी। भी धन्यवाद जी, और भावना जी को भी जी। धन्यवाद। बातचीत को जारी रखते हैं। जैसा कि मैं कह रही थी कि भोजन बनाते समय भी हम अगर कोई भजन गा रहे हैं तो भजन गाने के साथ साथ उस भोजन में स्वाद आता है, क्योंकि आप प्रेम से वो कार्य कर रहे हैं। चाहे वो बच्चे को बड़ा करना हो, चाहे वो घर में कोई भी काम हो, घर में हम साफ सफाई भी कर रहे हैं, अगर प्रेम से करें तो वो साफ। आजकल सफाई का अभियान चल रहा है, जैसा कि दिवाली आने वाली है। हमारे बिल्कुल 2 दिन बाद हम दीपावली मनाने वाले हैं। कल हम मनाने वाले हैं धनतेरस। धनतेरस में भी धन्वंतरी प्रभु जी का हम मनन करते हैं। कोई भी कार्य सोचते हैं तो एक मंत्र पाठ या एक प्रार्थना से शुरू होता है, और प्रार्थना जो होती है बड़ी सुर ताल और लय में की जाए तो कैसा अच्छा लगता है। ये आप भी सहमत होंगी, कोई भी कार्य करें तो प्रार्थना या मंत्र पाठ या जो भी जिसका विश्वास है वैसे करते हैं तो वो गीतमय होता है। आपका क्या कहना है कि हम कोई भी काम करें, जैसे कि हल्दी विधि हो रही है, आप इतनी विधियों में गीत गाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं से भी तो बात करती होंगी कि मुझे कैसे आज प्रारंभ करना है। एक गणेश वंदना है या कि कोई मंत्र पाठ है, वैसे करती हैं। तो आप उसके लिए चिंतन मनन पहले से खूब करती हैं? जी, वैसे तो पूरा प्रोग्राम बनता है। जी, पहले तो हर किसी न किसी, वो चाहे अलग अलग पर्व हो या शादी हो, कुछ भी हो, तो सर्वप्रथम मैं अपनी देवी सरस्वती माँ को मैं सोच लेती हूँ मन ही मन जी। बहुत सारी चीज़ मांग लेती हूँ, और उसके बाद आते हैं जो भी है पर्व है, कुछ भी है, उसके आधार पर हम मतलब जो प्रार्थना है उसको आरंभ करते हैं। जैसे कि गणपति उत्सव अभी हमने मनाया, तो सर्वप्रथम हम गण गणपते को सोचते हैं, उसके आधार एक मंत्र है तो वो करते हैं, या फिर ओम गण गणपते नमो नमः। तो वो मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि मिस नहीं किया जाता है। तो ज़रूर डिपेंडिंग ऑन द जो पर्व है, जो मतलब त्योहार है, उस पर आधारित है। अभी हमने नवरात्रि की पूजा की, तो आप नवरात्रि में भी आपने भाग लिया? नवरात्रि में भी खूब 9 दिनों तक हमने खूब गीत भजन गाए, कीर्तन। जी जी जी। कुछ एक अंश हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि समय वही बन रहा है, क्योंकि नवरात्रि के बाद, दुर्गा पूजा के बाद ही दीपावली आती है, धनतेरस आती है, भैया दूज तक ये त्योहार चलते हैं। तो थोड़ा सा एक अंश हमारे श्रोताओं के लिए। दुर्गा मैया पर एक बहुत सुंदर सा भजन है जी। उनके तो ऐसे अनेक रूप होते हैं, तो ये तो चलिए आपको सुनाए। रूप कन्या का अपना बनाया, माँ ने भक्तों को दरस दिखाया। रूप कन्या का अपना बनाया, माँ ने भक्तों को दरस दिखाया। बहुत सुंदर। तो देखिए कहाँ हमारे संस्कारों में जुड़ता है कि गीतमय संस्कार होने चाहिए। जी, और कहाँ वो कन्या पूजन की बात हो रही है और कहाँ हम स्तुति कर रहे हैं माँ दुर्गा की। तो कैसे भावनाएं जुड़ती हैं और कैसे हमारे संस्कारों में पिरोए गए हैं। ये 1 से 2, 2 से 4 एक दिन की बात नहीं है, ये परंपरागत चलता आ रहा है। तो संगीत भी परंपरागत चलता आ रहा है। संगीत, चाहे आज सिनेमा का माहौल है, आज टेक्नोलॉजी का माहौल है, पर जब नहीं था तब भी संगीत प्रधान था, क्योंकि सभी ऋषि मुनि जो थे वो भी तो संगीत से जुड़े हुए थे, साधना करते थे। गीत
परंपरा। श्रोताओं, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की हमारी अतिथि जो कि महात्मा गांधी संस्थान से शिक्षा प्राप्त हैं, संगीत में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और इस वर्ष की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं संगीत की शिक्षा में। तो भावना जी, आप हमें बताएं कि आप अब संगीत सिखाती भी हैं। तो आपने कहा कि नॉर्थ में शिक्षण का कोई संस्थान नहीं है, पर लोग सीखना चाहते हैं, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पर अपना समय निकालकर आपसे जुड़ना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं। तो एनआरबी जो आपका शिक्षा केंद्र है, उसमें कौन कौन सी उम्र के छात्र हैं? मैं जैसा आपने पहले भी बताया कि छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पर शिक्षा जो संगीत की शिक्षा है उनका लेवल कैसा है? जो रिटायर्ड हैं वो कुछ पहले से सीख चुके हैं और जो छात्र हैं वो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, या कैसे है, आप हमें बताएं। वैसे तो बच्चे का अगर हम बच्चों को देखें पहले, तो उनका एक इवेल जैसे बोलते हैं कि उसमें नृत्य होती है, एन्जॉयमेंट होती है, थोड़ा सा फन होता है। फन लर्निंग होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा कुछ आ रहे हैं वो लोग स्ट्रेस को भगाने के लिए। तो आजकल के बच्चों में भी स्ट्रेस है। वो लोग कहते हैं, एक छोटा सा आया था, उन्होंने बोला आई लव योर क्लास, योर क्लास इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो लोग दे आर हैविंग फन। सो ये बच्चों का है, अपने पाठ्यक्रम से हट के कुछ सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, कुछ अलग है, एकेडमिकल पर नहीं है, मतलब कि नाच रहे, झूम रहे, एंजॉय कर रहे हो पूरी उस क्लास में। तो ये बच्चों की कक्षा है जो टीनेजर्स से पहले उसको मैं बच्चों का क्लास कहती हूँ। और जो बढ़ते हैं आगे, टीनेजर्स जो आते हैं उनका सेकेंडरी स्कूल क्लासेस के बाद, मगर मतलब वो आते हैं, रुचि है उनको संगीत में, उनको कुछ ना कुछ सीखना है। कहते थे कि पहले तो क्योंकि सोचते हैं कि एमजीआई जाना है, कभी कभी सोचते हैं दूर है थोड़ा उनके लिए। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इर्द गिर्द में रहते हैं, इसी कारण वो लोग शाम को समय निकाल के मिल जाता है। मेरा भी इजी है, उनका भी चल रहा है, उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और आपको सिखाने का समय मिलता है। जी, टीनेजर्स का है जो वो लोग बेसिक्स जो है वो लोग ये सीखने आए हैं। कुछ ऐसे भी है जो भजन के कार्यक्रम में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ फिल्मी गीत गाना पसंद करते हैं। जो 2 चीज़ें हैं उसमें, वोकल क्लासिकल है और एक बॉलीवुड भी है जो मैं सिखाती हूँ। तो अलग अलग विषयों को लेकर मतलब वो लोग आते हैं और जो भी उनका मतलब सीखना है वो लोग बताते हैं मुझे पहले अपनी प्रॉब्लम, तो मैं सॉल्यूशंस ढूंढती हूँ उनके लिए। तो हिंदी फिल्मों में प्रचलित गीत जो आप सिखाती हैं कौन सा है? सर्वप्रथम तो सबका फेवरेट जो अभी जाना मैंने वो है लग जा गले। और जो सबको लगता था कि शायद ही इजी गाना है, लेकिन बताया मैंने उनको कि कितने सारे भले ही बीट्स कम है उसमें, लेकिन गाना उतना आसान नहीं होता, ठहराव है उसमें, तो जो टेक्निक्स है एग्जैक्टली टेक्निक्स जो है उसके बारे में वो लोग अभी सीख रहे हैं। जी, पुराने गानों में रुचि है वृद्ध लोगों की या के नए गीतों में? तो आयु पर डिपेंडिंग है, जैसे कि जो टीनेजर्स है थोड़े से नए श्रेया घोषाल के गीत को चुन के लाते हैं। आजकल तो सैयारा का गीत बहुत सैयारा वो भी बहुत सबका फेवरेट है। जो चाची भी है वो भी सैयारा सीखना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे कहाँ तक वो लोग मतलब ग्रास्प करते हैं। कुछ समय लेके वो लोग सीख रहे हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स है, तो डिपेंडिंग ऑन जैसे कि वो लोग जा रहे हैं उसी तरीके से उनकी मदद की जा रही है क्लासेस में। और जो वयोवृद्ध हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी रुचि कैसी है? वो भी आते हैं। एक चाचा जी है, वो अकेले मतलब 72 इयर्स के एक चाचा आते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने सीखा है लेकिन इस उम्र के हो गए हैं तो वो स्लो जाना चाहते हैं, सब कुछ धीरे धीरे स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं जो भी बेसिक्स है, और बाद में वो बढ़ना चाहते हैं थोड़े से भजन में, क्योंकि वो पुलिस अफसर थे तो अब तो रिटायर्ड है, तो मतलब घर में वो बोलते कुछ ना कुछ तो करना बनता है। जीवन की आपाधापी देख चुके हैं, अब थोड़ा सा सरल सहज जीना चाहते हैं, आराम से होना चाहिए। चलिए, अब मैं जानना चाहूँगी कि आप किन किन ग्रुप से जुड़े हुई हैं, क्योंकि देश में बहुत सारे संगीतकार हैं, बहुत सारे गायक हैं, बहुत सारे नृत्य करने वाले हैं, तो आप अपने ग्रुप, अपने पिता, अपने भाई, अपने परिवार से हटके भी किसी क्षेत्र में किसी ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया कि एनआरबी से के अलावा
गुरु सितार एंड टीम जो है वो 4 भाई है उसमें, मेरे भाई संजीव, भाई राजीव, भाई चेतन और मेरे भैया रणवीर, और मैं खुद उसमें हूँ। कभी कभी लाइव बॉलीवुड गीत गाती हूँ उसमें, कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं सितार वादक के माध्यम से, और हल्दी विधि जो मैंने बताया पहले वो भी होती है उसमें। तो कुछ अलग है हटके एनआरबी से, एनआरबी का कलर्स फ्लेवर अलग है। तो जिस किसी भी मैं कह रही हूँ ग्रुप में हूँ, सबका कलर्स फ्लेवर्स अलग है। और आगे बढ़ते हुए तो आरबी स्टूडियो जो मेरे मासी माँ, मैं पहले बात कर रही थी, मासी माँ की शादी भी मौसा जी जो है वो गीत गाते हैं, वो बजाते हैं। और अभी मेरे 2 चचेरे भाई हैं, वरुण और मिहिर, वो भी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। अच्छा। बाद में देखते हैं तो निखिल एंड द गैंग जो अभी रिसेंटली शायद बहुत पॉपुलर, सब कोई जानते हैं कि वो लोग भारत से होके आए थे। तो निखिल जो है इज़ माई फियोंसे, तो उसमें भी जब कभी भी किसी को, नॉर्मली एक बॉयज़ गैंग है, तो जब किसी को भी फीमेल सिंगर्स की आवश्यकता होती है तो साथ देने की कोशिश में लगी रहती हूँ। तो इस तरीके से जो इतने सारे ग्रुप्स हैं, उनका ग्रुप अभी बम्बई से यात्रा करके आया, वहाँ पर उन्होंने अपना कॉन्सर्ट में या जैसे भी प्रस्तुत किया। पर अब यहाँ पर उनका क्या आयोजन होने हैं? अभी जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स में लगे हैं। अभी उनका मतलब नेक्स्ट वीक दे विल बी परफॉर्मिंग इन यूरोप, यूके। सो वहाँ उनका एक बड़ा कंसर्ट चल रहा है और हमारी लोकल तैयारी यहाँ चल रही है। हाँ, तैयारी यहाँ पे है। जैसे जा रहे हैं, मतलब द नेक्स्ट डे दे आर हैविंग टू परफॉर्म। सो उनके साथ साथ हमारी फेमस लोकल भोजपुरी सिंगर रंभा जी भी साथ दे रही है जी। सो ये चल रहा है उनका अभी। और उसमें आप कितने, मतलब सप्ताह में या महीने में कितनी बार जुड़ पाती हैं? वो थोड़ा सा रेयर है क्योंकि हमारा जो हम दूर रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन वही मैं कहती हूँ ना, जो कनेक्शन होती है वो कभी कभी रियाज कर नहीं भी करते हैं तो हो जाता है विद द कम्युनिकेशन। जो हमारे माइंड्स जो हमें कनेक्ट करवाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, तो आ जाता है ये सब कुछ। ये सब आता है एक्सपीरियंस से। हाँ, पर अभ्यास ज़रूरी है उसके लिए। अभ्यास बहुत आवश्यक है। आपके पिता ने, आपने कहा कि 6 वर्ष की उम्र में आपने गीत गाना शुरू कर दिया था। आपके पिता कब से गाते हैं? पिताजी वैसे उन्होंने बस बताया, हमें बच्चों को बताया कि वो भी बचपन से गाते हैं। एक गीत गाता चल बहुत ही पहले एक जी आपको पता होगा जी, उसमें उन्होंने भाग लिया था। ऐसे ही उसकी जीवन शैली ऐसे ही चलती गई मेरी तरह कि कुछ ना कुछ करना है। आर्टिस्ट का ये है कि वो लोग याद नहीं रखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया जी, लेकिन उसको इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने जीते जी बहुत कुछ किया, गीत गाए, बहुत कुछ किया। क्या आपने भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया कभी? जी डेफिनेटली जी। जैसे कि अभी बताया ना, कुछ कुछ फीके पड़ गए हैं, लेकिन जो MBC का अगर हम बात करें तो स्टार 2014 में मैंने भाग लिया था जी। भोजपुरी कैटेगरी में, हिंदुस्तानी कैटेगरी में। भोजपुरी का जो मैं थोड़ी सी आगे बढ़ गई थी और फाइनल में पहुंची थी। और जो गीत मैंने पुनः सुनाया जमुना तट पर, उसमें से एक गीत और एक है, अगर प्रस्तुत कर सकूं तो। अवश्य, स्वागत है। सुन ले रे सुन ले रे सुन ले पवनवा, बता कौन दिस गैलन हमरे सजनवा, बता कौन दिस गैलन हमरे सजनवा। तो ये गीत है, बिरहा पर आधारित है। और कहना चाहूँगी कि जब फियोंसे की टीम निखिल एंड द गैंग गए थे मुंबई, तो सरप्राइज़ देने गई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे भी एक मौका मिलेगा। तो कुछ दिनों बाद डायरेक्टर मैम ने, श्रुति मैम ने, उन्होंने मौका दिया कि मैंने इस गीत को वहाँ पर प्रस्तुत की। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरा जो गीत है वो वहाँ तक पहुँच गई। सो अपने देश तक ना रह के विदेश में भी, सीमा के उस पार पहुँच गए। ये बहुत अच्छा लगता है एक कलाकार को कि उसकी कहीं अन्य भी प्रशंसा हो रही है जी। और यही तो होता है कि फिल्मों में आपको, नाटक में काम करना, गीत संगीत के साथ जुड़ना, उसी टाइम आपका ऑडियंस के अपलॉज से ही पता चल जाता है कि आपका कार्यक्रम सफल है या नहीं। Exactly. सफलता True. उसी पर निर्धारित है
कि कितनी तालियां बजी, कि कैसे श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और कैसे वो जुड़ पा रहे हैं। वो अलग ही एक कनेक्शन होता है श्रोताओं का या दर्शकों का कलाकार के साथ। तो कला के क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, क्या आपने इसी को अपना करियर बनाया है? जी, क्योंकि मुझे इसी में मतलब रुचि जैसे है। मैंने कहा छोटे से तो प्रोत्साहन बहुत मिली मुझे, परिवार बहुत अच्छी है और मम्मा की डेथ हुई है, लाइक 15 इयर्स हो गए हैं, 15 साल। लेकिन पिताजी जो है वो दोनों माँ और पिता का रूप निभाकर उन्होंने बराबर हमेशा, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मम्मा नहीं है या फिर म्यूज़िक छोड़ दूँ, ऐसा कभी ख्याल में आया ही नहीं। तो इस मतलब स्तर पर पहुंची हूँ तो ज़रूर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। स्पेशली जो फियांसे है मेरे साथ जुड़ी है वो भी म्यूज़िक से जुड़े हैं, तो उनके साथ मिल कर के भी कुछ ना कुछ ज़रूर हम प्लान कर रहे हैं। तो देखेंगे कहाँ तक सफलता। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप हर प्लान में सफल हों, आपका हर कार्यक्रम सफल हो और जो भी प्रोजेक्ट आपने सोचे हैं वो भी सफल हों। अब मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारी गीत, संगीत, नृत्य, परंपरा, संस्कृति में आप गीत को कहाँ पाती हैं? गीत परंपरा जैसे कि पहले मैंने बताया कि त्योहार को ही देखते या ही संस्थान को देखते हैं, तो वहीं से मैंने देखा कि वो ज़िंदा है। व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा तो मेरे लिए, खुद मैं एक म्यूज़िकल घराने से बिलोंग करती हूँ जी, तो मेरे लिए यही एक मतलब साक्षात मैं विटनेस कर पाती हूँ कि ये मेरे लिए सही ढंग से परंपरा मैं कहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बाद में मेरी भी शादी हो तो बच्चे भी मतलब इस तरीके के हो कि जो परंपरा मैंने शुरू की है तो वो उसको पूरा करे, जो आपके पिता ने शुरू की, भाई ने शुरू नाना की, अगर कहे तो सब मतलब परिवार, हाँ, पूरा परिवार जी। तो परिवार कितना महत्वपूर्ण है आप ये मानती हैं? क्योंकि जब भी हम संस्कारों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कहीं भी हों तो उसकी सबसे बड़ी इकाई, सशक्त इकाई जिसे हम कहेंगे, वो परिवार होता है। तो परिवार के साथ जुड़कर बहुत कुछ किया जा सकता है। एक से दो भले और दो से परिवार सशक्त होता है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे बड़े लोग हमें सिखाते हैं कि परिवार में एकता रहनी चाहिए, तभी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाते हैं। तो आपके परिवार में एकता बनी रही कि आपके पिता हारमोनियम बजाएं, भाई तबला बजाएं और आप गीत गाएं, तो ये एक एकता है। एकता का प्रमाण है कि आप सब एक साथ बैठकर एक मत होकर संगीत से जुड़े हुए हैं। तो श्रोताओं, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा भावना जी के साथ बातचीत करके। हम दीपावली के अवसर को मनाने वाले हैं 2 दिन बाद। कल धनतेरस का अवसर आ रहा है और धनतेरस में धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है। तो धन की आवश्यकता तो सभी को जीने के लिए है, पर उससे ऊपर हमें अपने स्वास्थ्य की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धन जो हम मानते हैं वो स्वास्थ्य है। सभी स्वस्थ रहें, सभी अपने मन से बैर को निकालकर प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ त्योहार मनाएं, तो वो त्योहार सफल होंगे। जैसा कि हम दीपावली में दीप जलाएंगे, घर घर में सफाई का अभियान चल रहा है, घर भर सफाई हो रही है, सभी व्यस्त हैं, पर उसमें से अपने लिए, प्रभु को साथ जोड़ने के लिए किसी गीत, किसी मंत्र की हम साधना करें और अपने मन को सशक्त बनाएं, तभी प्रार्थनाएं सफल हो पाएंगी और दीपोत्सव मनाया जाएगा। एक अंतिम गीत आपसे सुनना चाहेंगे, फिर कार्यक्रम को अंत की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें बता रही हैं कि कार्यक्रम अंत की ओर जा रहा है। आपके साथ एक गीत सुनना चाहेंगे, श्रोताओं के लिए भी आपके साथ साझा करते हैं, जो कि दिवाली आ रही है तो दीपावली पर आधारित। द्वार द्वार पे है दीप जलाए, दूर हुआ अंधकार, दिवाली तो देखो ज्योति भरा त्योहार।
दिवाली तो देखो ज्योति भरा त्योहार। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने फ़ोन कॉल पर भी साथ दिया। भावना जी ने बताया कि वे संगीत से जुड़ी हुई हैं, गीत सिखाती भी हैं, गीत सीख चुकी हैं, तभी सिखा पा रही हैं जी। और उनकी एक संस्था है जिसे हमने जाना कि NRB नामक संस्था है गुडलैंड्स में, वो गीत सिखाती हैं। तो गीत हमारे जीवन में क्या इतना महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि संवेदनाओं और भावनाओं के साथ अगर गीत गाया जाए तो वो आपको सशक्त बनाता है, आपको अंदरूनी सुंदरता प्रदान करता है, सरल बनाता है और हमारे संस्कारों की वृद्धि करता है। ये आप भी सहमत होंगी कि जब कोई गीत गाता है तो बहुत विनम्र और सरल हो जाता है, क्योंकि वो शब्द जो आप उच्चारण करती हैं गीत में, संगीत में, वो उन शब्दों के साथ आपकी तारें जुड़ती हैं। जी ज़रूर, है ना? सहमत हूँ। जैसे कि कहते हैं कि गीत गाना है तो हमें सुर और ताल लय जो है, सुर जो माता है तो ताल वो पिता है जी। उनको हमें दायरे में रखना है और उनके मतलब लिमिट में ही अगर हम ये दो चीज़ें हम मेंटेन करें उसी दायरे में तो रहना हम है, परफेक्शन मतलब उसके और पहुंच जाएंगे। इसीलिए सुर और ताल में रहना, लय में रहना ये ज़रूरी है। तो जीवन में भी सुर ताल लय आवश्यक है, क्योंकि देखिए जब आपकी सांसें उखड़ती हैं तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं, तो सांसों को भी सुर लय ताल की आवश्यकता होती है, धड़कनों को भी सुर ताल लय की आवश्यकता होती है। वो तो हमारे को प्रभु की ओर से एक नियामत मिली हुई है जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हम अपने जीवन को सरल, अच्छा और विनम्र रूप दे पाएंगे। संस्कारों से जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संस्कार ही हमें परंपरा तक पहुंचाते हैं और परंपराएं हमारे लिए वो धरोहर हैं जिसके साथ हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन सफल हो पाते हैं। तो श्रोताओं, 2 दिन बाद हम दिवाली मनाने वाले हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो ज्योत जलनी है वो अंदरूनी ज्योत होनी चाहिए कि आप सबके साथ संवेदनशील, भावनात्मक रूप से जुड़ पाएं, तभी घर में सफलता, समृद्धता सब पा पाएंगे। आज बहुत स्टूडियो में धन्यवाद उपस्थिति अंजू के जी, लिए और सभी दर्शकगण जो श्रोतागण में सुन रहे हैं सभी को दीपावली अभिनंदन कहना चाहूँगी। गीत, नृत्य और परंपरा।